नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी डायरी चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको रात भर सोने नहीं देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच है और क्या भ्रम। एक नौजवान शेखर मुंबई के एक पुराने फ्लैट में रहने आता है। उसका पड़ोसी मिश्रा जी हमेशा नीली शॉल ओढ़े रहता है। वे दोस्त बन जाते हैं, साथ चाय पीते हैं। लेकिन एक दिन शेखर को पता चलता है कि मिश्रा जी तो 2 साल पहले ही मर चुके थे। अब सवाल यह है कि शेखर हर रोज किससे मिल रहा था। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर तक बने रहे, क्योंकि यह कहानी आपको सोने नहीं देगी। शेखर को मुंबई आए अभी बस 1 हफ्ता ही हुआ था। घर परिवार गांव में था और मन में बस यही था कि किसी तरह से यहां नौकरी जम जाए तो मां बाप को भी सुकून मिलेगा। जिस फ्लैट में वो आया था वो भले ही थोड़ा पुराना था, पर था तो कम से कम अपना। उसने अपना सामान ठीक से जमाया। 1-2 दिन तो बस आसपास का मुआयना करने और दफ्तर आने जाने में ही निकल गए। तीसरे दिन सुबह जब वो दफ्तर जाने को निकला तो सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला था। वहां एक अधेड़ उम्र के आदमी खड़े थे, नीले रंग की शॉल ओढ़े हुए। सुबह सुबह भी उन्होंने शॉल ओढ़ रखी थी। यह बात शेखर को थोड़ी अजीब लगी। आदमी ने शेखर को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नमस्ते जी। शेखर ने भी पलटकर नमस्ते किया। मैं मिश्रा जी, उस आदमी ने शांत आवाज में कहा। सामने रहता हूं। मैं शेखर, शेखर ने कहा। अभी अभी आया हूं। यह नया फ्लैट है मेरा। हां, देखा मैंने। अच्छा लगा कि कोई पड़ोसी आया। इस बिल्डिंग में ज्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, बुजुर्ग लोग ही रहते हैं अब तो, मिश्रा जी ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति। शेखर को उनकी बात सुनकर लगा कि शायद मिश्रा जी अकेले रहते होंगे। उन्हें कोई अपना मिल गया, इसलिए खुश हैं। जी, मैं तो काम के सिलसिले में आया हूं, शेखर ने बताया। हां, ठीक है, सब ठीक ही होता है, मिश्रा जी ने कहा और फिर अपने फ्लैट के अंदर चले गए। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज आई। शेखर दफ्तर चला गया। दिन भर काम में व्यस्त रहा, पर शाम को लौटते समय उसे मिश्रा जी की बात याद आई। बिल्डिंग वाकई में शांत थी। सीढ़ियों पर भी इक्का दुक्का लोग ही दिखते थे। उसे लगा कि शायद मुंबई में लोग ऐसे ही होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। अगले कुछ दिन भी ऐसे ही बीते। शेखर जब भी सुबह निकलता, मिश्रा जी अपने दरवाजे पर खड़े मिलते, वही नीली शॉल ओढ़े हुए। वो हमेशा उसे देखकर मुस्कुराते और नमस्ते करते। शेखर भी मुस्कुराकर जवाब देता। कभी कभी मिश्रा जी 1-2 बात कह देते। आज मौसम अच्छा है या कहीं जा रहे हो? शेखर को उनका यह शांत स्वभाव अच्छा लगने लगा था। उसे लगा कि वो बहुत ही भले आदमी हैं। एक शाम जब शेखर दफ्तर से लौटा तो उसने देखा कि मिश्रा जी अपने दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। आ गए शेखर बाबू, आज थोड़ी देर हो गई आपको? मिश्रा जी ने पूछा। हां, आज काम ज्यादा था, शेखर ने जवाब दिया। चाय पियोगे? मिश्रा जी ने अचानक पूछा। आ जाओ, मेरे यहां पी लो, बहुत दिन हो गए, कोई आता जाता नहीं। शेखर को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। नया शहर, नए लोग, पर मिश्रा जी की आवाज में इतना अपनापन था कि वो मना नहीं कर पाया। जी ठीक है, आता हूं मैं 5 मिनट में। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं, मिश्रा जी ने कहा और अपने फ्लैट के अंदर चले गए। शेखर ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला, बैग रखा और हाथ मुंह धोकर मिश्रा जी के फ्लैट की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने हल्की सी दस्तक दी और अंदर घुस गया। अंदर हल्की रोशनी थी और एक अजीब सी सीलन भरी गंध आ रही थी, जैसे घर बहुत दिनों से बंद पड़ा हो। यह गंध शेखर को थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि शायद पुराने घरों में ऐसी गंध आती ही होगी। मिश्रा जी ने उसे अंदर बुलाया और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने को कहा। मिश्रा जी रसोई की तरफ गए। शेखर ने चारों तरफ देखा। घर में ज्यादा सामान नहीं था। एक पुराना सोफा, एक छोटी सी मेज और दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें। तस्वीरें इतनी पुरानी थीं कि उन पर धूल जमी हुई थी। शेखर को लगा कि शायद मिश्रा जी अकेले रहते हैं, इसलिए ज्यादा साफ सफाई नहीं हो पाती।
तभी मिश्रा जी चाय की 2 कप लेकर आए। गर्मा गर्म चाय, मिश्रा जी ने कहा। शेखर ने चाय का कप लिया। चाय का स्वाद अच्छा था, पर उस अजीब गंध की वजह से उसे थोड़ा अटपटा लग रहा था। मिश्रा जी शांत बैठे थे और शेखर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। हर शाम मिश्रा जी दरवाजे के पास खड़े मिलते। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। शेखर कई बार उनके घर चाय पीने जाता। वहां अजीब सी गंध होती, मगर वो सोचता शायद बूढ़े लोगों के घर ऐसे ही होते हैं। मिश्रा जी बहुत शांत रहते, बातें कम करते, पर शेखर को अच्छा लगता था उनका साथ। शेखर को अब मिश्रा जी के साथ चाय पीने की आदत सी हो गई थी। हर शाम जब वो दफ्तर से लौटता, मिश्रा जी अपने दरवाजे पर उसका इंतजार करते मिलते। वही नीली शॉल, वही शांत मुस्कान। शेखर भी अब बेझिझक उनके घर चला जाता। चाय पीते हुए ज्यादा बातें नहीं होती थीं। मिश्रा जी कम बोलते थे, कभी कभार ही पूछते, आज काम कैसा रहा, या गांव में सब ठीक हैं? शेखर ही अपने गांव घर की बातें बता देता या अपने नए दफ्तर के किस्से सुनाता। मिश्रा जी बस ध्यान से सुनते रहते। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी रहती थी, पर शेखर को लगता था कि शायद अकेलेपन की वजह से ऐसा होगा। उस अजीब सी गंध की बात शेखर ने कई बार सोची, पर हर बार वो यही मानकर टाल देता कि बुजुर्ग लोगों के घर में शायद यही माहौल होता है। कभी लगता कि शायद किसी पुरानी दवा की गंध है, तो कभी लगता कि शायद पुरानी लकड़ी या सीलन की वजह से ऐसा है। उसने 1-2 बार पूछने की भी सोची, पर हिचकिचा गया। उसे लगा कि कहीं मिश्रा जी को बुरा न लग जाए। एक शाम चाय पीते हुए शेखर ने देखा कि मिश्रा जी की एक उंगली पर हल्का सा कट लगा हुआ था। अरे मिश्रा जी, आपकी उंगली में चोट लग गई है? शेखर ने पूछा। मिश्रा जी ने अपनी उंगली देखी और एक पल के लिए उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जो जल्दी से चला गया। कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही लग गई थी, रसोई में काम करते हुए, उन्होंने हल्के से कहा। शेखर को उनकी बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ। चोट कुछ ज्यादा ताजी नहीं लग रही थी और रसोई में काम करते हुए कट लगने का निशान भी ऐसा नहीं था, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मिश्रा जी फिर से शांत हो गए। एक दिन शेखर ने मिश्रा जी से उनके परिवार के बारे में पूछने की हिम्मत जुटाई। मिश्रा जी, आपके परिवार में और कौन कौन है? मिश्रा जी की आंखों में एक पल के लिए कुछ आया, फिर वो खाली हो गई। कोई नहीं है बेटा, मैं अकेला हूं, सब चले गए। उनकी आवाज में उदासी थी। शेखर को अफसोस हुआ। माफ करना मिश्रा जी, मैंने आपको दुखी कर दिया। नहीं बेटा, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं, यही जिंदगी है, सब आते हैं सब जाते हैं, मिश्रा जी ने कहा। उनकी बातों में एक दार्शनिक सी गंभीरता थी जो शेखर को थोड़ी अजीब लगी। रातें अक्सर लंबी होती थीं। शेखर अपने घर पर अकेला होता था। कभी कभी उसे मिश्रा जी के फ्लैट से हल्की हल्की आवाजें आती। कभी लगता जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा है, तो कभी लगता जैसे कोई पुरानी चीज हिल रही है। शेखर सोचता कि शायद मिश्रा जी रात में जागते होंगे या फिर चूहे होंगे, पर आवाजें इतनी हल्की होती थीं कि वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन रविवार था। शेखर छुट्टी पर था। उसने सोचा कि क्यों ना मिश्रा जी के लिए कुछ ताजी सब्जियां ले आए। वो बाजार गया और कुछ सब्जियां लेकर आया। जब वो मिश्रा जी के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने कई बार दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। शेखर को थोड़ी चिंता हुई। मिश्रा जी तो कभी घर से बाहर जाते नहीं दिखते थे। वो हमेशा सुबह या शाम को दरवाजे पर ही मिलते थे। उसने अपने दरवाजे पर आकर अपनी चाबी से खोला और अपनी सब्जियां अंदर रखीं। फिर उसे याद आया कि बिल्डिंग में एक चौकीदार भी तो है। उसने सोचा कि चौकीदार से पूछ लेगा। शाम को जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि चौकीदार अपनी कुर्सी पर बैठा बीड़ी पी रहा था। चौकीदार का नाम रामपाल था। वो एक मोटा सा साधारण सा आदमी था जो ज्यादा बातें नहीं करता था। रामपाल भाई, मिश्रा जी कहां हैं? आज दिखे नहीं। शेखर ने यूं ही बात शुरू की। रामपाल ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौन मिश्रा जी? रामपाल ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। शेखर को उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। अरे, सामने वाले फ्लैट में रहते हैं ना, वही जो रोज मेरे साथ चाय पीते हैं, शेखर ने थोड़ा जोर देकर कहा।
उसे लगा कि शायद रामपाल उसे ठीक से समझा नहीं। रामपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी बीड़ी नीचे फेंक दी और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? रामपाल ने घबराई हुई आवाज में पूछा। शेखर को अब लगा कि कुछ गड़बड़ है। रामपाल की हालत देखकर उसे भी डर लगने लगा था। क्यों? क्या हुआ रामपाल भाई? आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? रामपाल ने चारों तरफ देखा जैसे कोई उसे सुन रहा हो। उसने शेखर को पास आने का इशारा किया। शेखर रामपाल के पास गया। रामपाल ने धीमी आवाज में कहा, साहब, वहां तो 2 साल से कोई नहीं है। मिश्रा जी की मौत हो गई थी उसी घर में। शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर पानी डाल दिया हो। उसकी सांसें अटक गईं। क्या कह रहे हो रामपाल भाई? यह क्या मजाक है? शेखर ने कांपते हुए कहा। रामपाल ने सर हिलाया। मजाक नहीं साहब, 2 साल पहले की बात है। रात को सोते सोते ही चले गए थे। फिर उनके कोई रिश्तेदार नहीं आए तो पुलिस ने ही। रामपाल ने आगे कुछ नहीं कहा। शेखर को चक्कर आने लगे। चौकीदार रामपाल की बातें सुनकर शेखर का दिमाग घूम गया था। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो, लेकिन यह हकीकत थी। रामपाल का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आवाज कांप रही थी, जिससे यह साफ था कि वो मजाक नहीं कर रहा था। शेखर को अपनी आंखों देखी हर चीज झूठी लगने लगी। वो मिश्रा जी जिससे हर रोज मिलता था, बातें करता था, चाय पीता था, वो 2 साल पहले मर चुके थे। ये कैसे हो सकता है? रामपाल भाई, आप जरूर कुछ गलत कह रहे हो। वो तो रोज मुझसे बात करते हैं। मैंने अभी कल ही उनके साथ चाय पी है। शेखर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जैसे वो खुद को भी यकीन दिलाना चाहता हो। रामपाल ने गहरी सांस ली। साहब, मैं इस बिल्डिंग में 5 साल से हूं। मिश्रा जी अकेले रहते थे, कोई अपना नहीं था उनका। 2 साल पहले एक रात को पुलिस आई थी। किसी ने बदबू आने की शिकायत की थी। दरवाजा तोड़कर देखा तो वो बिस्तर पर ही मृत मिले। बूढ़े थे, कोई बीमारी भी नहीं थी, बस ऐसे ही चले गए। उनके शव को ले जाने के बाद फ्लैट को सील कर दिया गया था। तब से वो फ्लैट बंद है। शेखर के रोंगटे खड़े हो गए। बदबू, वो अजीब सी गंध। उसे अचानक समझ आया कि वो किस चीज की गंध थी। उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। क्या वो रोज एक लाश की गंध सूंघ रहा था? उसकी याददाश्त में मिश्रा जी का वो शांत चेहरा घूम गया। उनकी नीली शॉल, उनकी आवाज, सब कुछ एक भयानक सपने जैसा लगने लगा। पर वो रोज सुबह दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। वो नमस्ते करते हैं मुझसे। मैंने उनसे बातें की हैं। शेखर ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। रामपाल ने अपने सिर पर हाथ फेरा। साहब, रात भर काम करता हूं, कभी कभार नींद आ जाती है, पर उस फ्लैट में मैंने 2 साल से किसी को आते जाते नहीं देखा। रात में तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो सील था। अभी कुछ दिन पहले ही बिल्डिंग वालों ने कहा कि फ्लैट मालिक से बात करके ताला खुलवाओ ताकि सफाई हो सके और उसे किराए पर दे सकें, पर अब तक तो बंद ही था। शेखर का दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर वो फ्लैट सील था तो फिर मिश्रा जी कहां से आए? और वो चाय की केतली, वो 2 कप, क्या ये सब उसका भ्रम था? क्या वो पागल हो रहा था? उसने अपने आप को पिंच किया। नहीं, यह सपना नहीं था। उसे सब कुछ याद था, बिल्कुल साफ साफ। ठीक है रामपाल भाई, मुझे ऊपर जाना है, शेखर ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, आप ठीक तो हैं? रामपाल ने पूछा। हां, मैं ठीक हूं, शेखर ने कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके कदम भारी हो रहे थे। जब वो अपने फ्लैट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सामने वाले फ्लैट का दरवाजा बंद था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा होता था। उसने अपनी चाबी से अपना दरवाजा खोला, पर अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे हवा में अभी भी उस अजीब सी गंध की हल्की सी महक है। उसे उलटी आने लगी। उसने तुरंत अपने फोन पर अपने एक दोस्त को फोन लगाया। अरे अमित, क्या कर रहा है? बस ऐसे ही बैठा हूं। क्यों? क्या हुआ? तेरी आवाज अजीब लग रही है, अमित ने पूछा। शेखर ने पूरी बात बताई, रामपाल की बात से लेकर मिश्रा जी से अपनी रोज की मुलाकातों तक। अमित ने पहले तो उसे हंसते हुए उड़ा दिया। अरे, तूने ज्यादा हॉरर फिल्में देख ली हैं क्या? नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं। रामपाल ने कहा कि वो मर चुके हैं और वो फ्लैट सील था, शेखर ने कहा।
अमित थोड़ी देर शांत रहा। अच्छा, तू इतना कह रहा है तो एक काम कर, तू उस फ्लैट का दरवाजा खटखटा। अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो फिर हम पुलिस को फोन करेंगे, या फिर कल सुबह जाकर उस चौकीदार से फिर से बात कर। हो सकता है वो नशे में हो। शेखर जानता था कि चौकीदार नशे में नहीं था। उसकी आंखों में जो डर था वो असली था। नहीं, मैं अभी जाकर देखता हूं, मैं इस भ्रम में नहीं रह सकता। उसने फोन रखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और अपने फ्लैट से बाहर निकला। सामने वाले फ्लैट का दरवाजा अभी भी बंद था। उसे लगा कि अगर वो सच में भूत है तो क्या होगा? क्या वो उसे फिर से मिलेगा? उसने अपनी कांपती उंगलियों से दरवाजे पर दस्तक दी। एक बार, दो बार, कोई जवाब नहीं। दरवाजे पर थोड़ी धूल जमी हुई थी जो उसने पहले कभी नोटिस नहीं की थी। उसे लगा कि दरवाजा तो साफ ही रहता था। उसने और जोर से दस्तक दी। मिश्रा जी, मिश्रा जी, दरवाजा खोलिए। कोई आवाज नहीं आई। अंदर सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की। हैंडल अपनी जगह पर स्थिर था। शेखर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या वो अंदर झांकने की कोशिश करे? क्या वो पुलिस को फोन करे? उसे लगा कि अगर उसने पुलिस को बताया कि वो एक भूत से बात कर रहा था तो वो उसे पागल समझेंगे। लेकिन उसे यह भी जानना था कि आखिर हुआ क्या था। क्या वो सच में भ्रम में था या कुछ और ही बात थी? उसे लगा कि उसे चौकीदार की मदद लेनी चाहिए। चौकीदार रामपाल अभी भी नीचे ही होगा। वह वापस सीढ़ियों से नीचे उतरा। रामपाल अभी भी अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन अब वो बीड़ी नहीं पी रहा था। उसका चेहरा अभी भी पीला था। रामपाल भाई, वो दरवाजा मैंने खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला, शेखर ने कहा। रामपाल ने ऊपर देखा। साहब, मैंने कहा था ना, कोई नहीं है वहां। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने उनके साथ चाय पी है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या हम उस दरवाजे को खोल सकते हैं? मुझे अंदर देखना है, शेखर ने कहा। उसकी आवाज में बेताबी थी। रामपाल हिचकिचाया। साहब, यह तो पुलिस का मामला है। हम ऐसे कैसे खोल सकते हैं? मैं जानता हूं, पर मुझे सच जानना है। अगर वो सच में भूत हैं तो मैं यहां नहीं रह सकता, और अगर मैं पागल हो रहा हूं तो भी मुझे मदद की जरूरत है। मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं, आप बस मेरे साथ चलिए, शेखर ने विनती की। रामपाल थोड़ी देर सोचता रहा। शायद उसे भी पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है साहब, पर अगर कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूं रामपाल भाई, शुक्रिया, शेखर ने कहा। दोनों सीढ़ियों से ऊपर आए। शेखर के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। जब वो सामने वाले फ्लैट के पास पहुंचे तो शेखर ने फिर से दरवाजे पर हाथ रखा। ठंडा और धूल से भरा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह दरवाजा तो हमेशा साफ होता था। शेखर घबरा गया। उसने जाकर सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। रामपाल ने एक पुरानी लोहे की छड़ निकाली जो उसने कहीं से जुगाड़ की थी। साहब, इस ताले को तोड़ना पड़ेगा। यह पुलिस का सील वाला ताला है। शेखर ने सर हिलाया। ठीक है रामपाल भाई, जो करना है करिए। रामपाल ने ताले पर जोर से चोट की। पहली चोट में कुछ नहीं हुआ। दूसरी में एक हल्की सी आवाज आई। तीसरी में ताला टूट गया और जमीन पर गिर गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला। अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आई जो शेखर ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये वो हल्की सीलन वाली गंध नहीं थी, ये कुछ और ही थी। ये गंध इतनी तेज थी कि शेखर को उल्टी आने लगी। उसने अपना मुंह ढक लिया। रामपाल ने अपने रुमाल से नाक ढकी और दरवाजे को पूरा खोला। अंदर अंधेरा था। रामपाल ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और अंदर की तरफ रोशनी की। अंदर का नजारा देखकर शेखर की रूह कांप गई। पूरा घर धूल से ढका हुआ था। सोफे पर धूल की मोटी परत जमी थी। मेज पर भी धूल ही धूल थी। शेखर को याद आया कि जब वो मिश्रा जी के घर चाय पीने जाता था तो मेज साफ होती थी, सोफा भी साफ होता था, यहां तक कि वो तस्वीरें भी साफ होती थीं जिन्हें अब धूल ने पूरी तरह ढक रखा था। ये घर तो महीनों, शायद सालों से बंद पड़ा था। साहब, मैंने कहा था ना, रामपाल ने बुदबुदाते हुए कहा।
उसकी आवाज में भी डर था। शेखर ने हिम्मत की और अंदर घुसने लगा। रामपाल भी उसके पीछे आया। जैसे ही उन्होंने एक कदम अंदर रखा, धूल उड़ने लगी। शेखर को खांसी आने लगी। वे पहले ड्राइंग रूम में गए। वहां सोफे के पास एक छोटी मेज थी। मेज पर एक पुरानी मैगजीन पड़ी थी। उस पर भी धूल जमी हुई थी। शेखर को याद आया कि मिश्रा जी कभी कभी उसी मेज पर मैगजीन पढ़ते हुए दिखते थे, लेकिन यह मैगजीन तो इतनी पुरानी लग रही थी कि उसे छूते ही फट जाए। फिर वे रसोई की तरफ बढ़े। रसोई में भी वैसा ही हाल था। बर्तन धोने के सिंक में कुछ सूखे हुए बर्तन पड़े थे, उन पर भी धूल की मोटी परत। तभी शेखर की नजर रसोई के काउंटर पर पड़ी। वहां एक टूटी हुई केतली पड़ी थी, वही केतली जिसमें मिश्रा जी चाय बनाते थे, और उसके पास ही 2 कप रखे थे। 2 कप, उन पर भी धूल जमी हुई थी, पर कप की शेप देखकर शेखर को यकीन हो गया कि ये वही कप थे जिनमें उसने चाय पी थी। ये क्या है रामपाल भाई? शेखर ने कांपते हुए कहा। ये वही केतली और कप हैं, पर इन पर तो धूल जमी है, जैसे ये सालों से यहां पड़े हों। ये सालों से। रामपाल ने भी कपों को देखा। ये तो अजीब बात है साहब, ये तो वही चीजें हैं जो आप बता रहे थे। शेखर की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। उसने दीवार पर नजर डाली। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर पर भी धूल थी, पर शेखर ने उसे साफ करके देखा। वो तस्वीर मिश्रा जी की थी। बिल्कुल वही चेहरा, वही मुस्कान, पर तस्वीर पर एक मोटी माला चढ़ी हुई थी। एक फूलों की माला जो अब सूख चुकी थी और उसके फूल झड़ चुके थे। ये तो उनकी तस्वीर है, माला के साथ, शेखर ने फुसफुसाते हुए कहा। रामपाल ने भी तस्वीर देखी। हां साहब, ये उनकी अंतिम संस्कार की तस्वीर है। मेरे ख्याल से उनके रिश्तेदार जब यहां आए थे तो यही तस्वीर छोड़कर गए थे। शेखर जमीन पर बैठ गया। उसके दिमाग में सब कुछ गोल गोल घूम रहा था। वो चाय, वो बातें, वो मुस्कान। क्या ये सब उसका भ्रम था? क्या वो एक भूत से मिल रहा था? क्या कोई आत्मा उसके साथ खेल रही थी? उसे अचानक याद आया, वो नीली शॉल, वो नीली शॉल जो मिश्रा जी हमेशा ओढ़े रहते थे। उसने नजर दौड़ाई। पूरे घर में कहीं भी कोई नीली शॉल नहीं थी। रामपाल भाई, वो नीली शॉल कहां है जो मिश्रा जी हमेशा ओढ़े रहते थे? शेखर ने पूछा। रामपाल ने चारों तरफ देखा। शॉल? मुझे तो कोई शॉल नहीं दिख रही साहब। और जब उनकी मौत हुई थी तब तो वो सफेद कपड़े पहने थे, नीली शॉल तो नहीं थी। शेखर के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब वो नीली शॉल सिर्फ उसे दिखती थी? यह कैसे हो सकता है? उसे लगा कि वो अब एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकता। उसे यहां से जाना था, दूर, बहुत दूर। रामपाल भाई, मुझे यहां से जाना है। मुझे यह घर छोड़ना है। मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकता, शेखर ने कांपते हुए कहा। रामपाल ने शेखर की हालत देखी। ठीक है साहब, चलते हैं, यह जगह अच्छी नहीं है। वे दोनों दरवाजे से बाहर निकले। रामपाल ने टूटे हुए ताले को देखा। पुलिस को फोन करना पड़ेगा साहब, यह ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। करो रामपाल भाई, जो करना है करो। मैं अभी जा रहा हूं, मैं ये घर छोड़ रहा हूं, शेखर ने कहा। उसने अपने फ्लैट की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसकी दीवारें उसे घूर रही हों। वो अपने फ्लैट में नहीं गया। उसे पता था कि वो वहां अब एक पल भी नहीं रह सकता। उसे बस यहां से निकलना था। शेखर भागा भागा नीचे आया। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो बिल्डिंग से बाहर निकला और सड़क पर तेजी से चलने लगा। उसे बस किसी तरह से इस जगह से दूर जाना था। शेखर ने घर छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने जो आखिरी चीज देखी वो उसकी रूह जमा देने वाली थी। नीचे खड़ी भीड़ में से कोई उसे देख रहा था, नीली शॉल ओढ़े, मुस्कुराता हुआ। मिश्रा जी। शेखर ने कभी इतनी तेजी से दौड़ लगाई नहीं थी। उसे लगा जैसे बिल्डिंग की दीवारें, गलियां सब उसे निगलने को आ रही हों। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मिश्रा जी एक भूत थे और वो हर रोज एक भूत से बातें कर रहा था, उसके साथ चाय पी रहा था। उसे अपनी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा था और इस भयानक हकीकत पर डर। वह बिल्डिंग से बाहर निकला
और सड़क पर बेतहाशा दौड़ने लगा। उसे नहीं पता था कहां जाना है, बस इस जगह से दूर, बहुत दूर। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अमित को फोन किया। अमित, अमित, मैं तुझे सब बता रहा हूं। मैं ठीक नहीं हूं। मुझे लगता है मैं पागल हो गया हूं। मुझे तेरी मदद चाहिए। शेखर ने लगभग चीखते हुए कहा। क्या हुआ यार? आराम से बोल, अमित ने कहा। शेखर ने उसे चौकीदार की बात, टूटे हुए ताले, घर की धूल और सबसे बढ़कर मिश्रा जी की माला वाली तस्वीर के बारे में बताया। अमित थोड़ी देर शांत रहा, फिर उसकी आवाज में गंभीरता आई। शेखर, तू घबरा मत। तू मेरे पास आ जा, अभी तुरंत। मैं तुझे स्टेशन पर मिलता हूं। अपना सामान छोड़ दे, बस तू आ जा, अमित ने कहा। सामान नहीं छोड़ सकता यार, मेरा लैपटॉप है, मेरे कपड़े हैं, शेखर ने कहा। छोड़ दे अभी। जान प्यारी है या सामान? तू अभी आ, मैं तुझे स्टेशन पर इंतजार कर रहा हूं, अमित ने कहा। शेखर को अमित की बात माननी पड़ी। उसने सोचा कि वो बाद में आकर अपना सामान ले लेगा। अभी बस उसे इस भयानक जगह से दूर जाना था। उसने अपने कदम स्टेशन की तरफ मोड़ दिए। भागते हुए उसे अपनी पुरानी जिंदगी, गांव का शांत माहौल याद आ रहा था। उसे लगा जैसे वो एक बुरे सपने में फंस गया है। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा, उसने देखा कि अमित वहीं उसका इंतजार कर रहा था। अमित ने शेखर को देखा और तुरंत पहचान लिया। शेखर का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। चल, अंदर चल, अमित ने उसे पकड़कर स्टेशन के अंदर खींच लिया। उन्होंने सबसे पहले पीने के लिए पानी लिया। शेखर ने एक बोतल पानी गटक लिया। फिर अमित ने उसे एक बेंच पर बिठाया। अब बता, क्या हुआ? अमित ने पूछा। शेखर ने उसे फिर से सब कुछ बताया, इस बार और ज्यादा विस्तार से। उसने बताया कि कैसे वो अजीब सी गंध थी, कैसे मिश्रा जी हमेशा नीली शॉल ओढ़े रहते थे, और कैसे घर के अंदर धूल और माला वाली तस्वीर देखकर उसकी रूह कांप गई। अमित ने सब कुछ ध्यान से सुना। जब शेखर की बात खत्म हुई तो अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देख शेखर, मुझे पता है कि तू अभी बहुत डरा हुआ है, पर यह सब शायद तेरे दिमाग का फितूर है। तू नया है, अकेला है, इसलिए शायद तुझे ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं अमित, यह सच था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो घर धूल से ढंका था और मिश्रा जी की तस्वीर पर माला थी। शेखर ने जोर देकर कहा। ठीक है, ठीक है, हम कल सुबह वापस जाएंगे, पुलिस को साथ लेकर जाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या है, अमित ने कहा। नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकता, कभी नहीं, शेखर ने कांपते हुए कहा। अरे, ऐसे कैसे नहीं जाएगा? तेरा सामान है वहां, हम बस देखेंगे, और फिर अगर तुझे वहां नहीं रहना तो तू मेरे साथ रह सकता है, अमित ने कहा। शेखर ने थोड़ी राहत महसूस की। अमित उसका अकेला दोस्त था मुंबई में। अगले दिन सुबह अमित और शेखर वापस उस बिल्डिंग में गए। अमित ने पुलिस को भी फोन किया था और उन्हें बताया था कि एक फ्लैट का ताला टूटा हुआ है और कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। पुलिस की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। कुछ पुलिस वाले अंदर गए थे। रामपाल चौकीदार भी वहीं खड़ा था। उसका चेहरा अभी भी पीला था। शेखर ने देखा कि बिल्डिंग के बाहर एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। शेखर और अमित भी भीड़ में खड़े थे। तभी शेखर की नजर भीड़ में किसी पर पड़ी। उसका दिल एक बार फिर जोरों से धड़क उठा। उसकी आंखों ने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। भीड़ में से कोई उसे देख रहा था, नीली शॉल ओढ़े, मुस्कुराता हुआ। वही शांत मुस्कान, वही नीली शॉल। शेखर के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह अपनी जगह पर जड़ हो गया। मिश्रा जी, उसके मुंह से फुसफुसाहट निकली। अमित ने शेखर की तरफ देखा। क्या हुआ? शेखर ने अपनी उंगली उठाई और उस तरफ इशारा किया। वो वहां है। अमित ने उस तरफ देखा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। भीड़ में कई लोग थे, पर कोई भी नीली शॉल ओढ़े नहीं था। कौन है वहां? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, अमित ने कहा। शेखर की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया था कि वो पागल हो गया है, या शायद मिश्रा जी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर खोली।
नीली शॉल वाला आदमी गायब हो गया था। भीड़ वैसी ही थी। शेखर ने उस दिन के बाद कभी उस बिल्डिंग की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसने अपना सामान अमित की मदद से बाद में ले लिया, पर उसे मिश्रा जी की याद और वो नीली शॉल हमेशा सताती रही। अब हर शाम जब वो अपने नए घर में होता था तो उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई नीली शॉल ओढ़े मुस्कुराता हुआ, और वो जानता था कि वो कौन है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की डरावनी कहानी, मरा हुआ पड़ोसी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपको कुछ पल के लिए डराया भी होगा। शेखर के साथ जो कुछ हुआ, क्या वह सिर्फ उसका वहम था या फिर कुछ और? आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी कभी ऐसी किसी अजीब या डरावनी चीज से गुजरे हैं? अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डरावनी डायरी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानियां मिस न करें। मिलते हैं अगली बार एक और रोगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आसपास देखते रहें।